नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 4, जिसका नाम है मुगल आक्रमण एवं प्रभाव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने बात की थी छत्रपति शिवाजी के बारे में और हमने देखा था कि किस प्रकार शिवाजी का जो एक उत्थान होता है मुगलों के विरुद्ध और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हैं और मुगलों के विरुद्ध वो चुनौती प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। आज के भाग में हम बात करेंगे दूसरे भाग में पेशवाओं के बारे में। आखिर ये पेशवा कौन थे? अगर हम बात करें मराठा इतिहास की, मराठा साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसे हम दो भागों में देख सकते हैं मुख्य रूप से। एक तो जो पहला भाग है उसे हम देखते हैं कि शिवाजी का जो साम्राज्य उसके ऊपर वो किस तरह से मराठा साम्राज्य की स्थापना करने में सफल होते हैं। यहाँ तक कि इसके बावजूद कि मुगल साम्राज्य जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था, अपने सर्वोच्च विस्तार पर मुगल साम्राज्य था, फिर भी शिवाजी एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने में सफल होते हैं। इसके जो दूसरा भाग है, ये जो एक पहला भाग शिवाजी को समर्पित है, लेकिन जो दूसरा भाग जो है शिवाजी की मृत्यु के बाद जो वाला भाग है वो मुख्य रूप से पेशवाओं को समर्पित है, क्योंकि जो उनके उत्तराधिकारी थे शिवाजी के वो काफ़ी कमज़ोर साबित हुए। तो जो शिवाजी ने अपने शासनकाल में एक अष्टप्रधान नाम से एक संगठन बनाया, अष्टप्रधान नाम से एक मंत्री परिषद का गठन किया था, और उस मंत्री परिषद में जो पेशवा होते थे वो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। वो जो पेशवा थे वो शिवाजी के कमजोर उत्तराधिकारी की वजह से इन पेशवाओं ने एक तरह से पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, और किस प्रकार उन्होंने वो स्वप्न साकार किया जो शिवाजी ने उन्हें एक समय देखा था। और वो जो मुगल साम्राज्य था, जब ये मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य अपने ढलान पर आ जाता है, तो उस समय उसका फायदा उठाकर किस प्रकार से इन पेशवाओं ने उत्तर और दक्षिण भारत में एक बड़ा विशाल मराठा साम्राज्य स्थापित किया था और शिवाजी के उस हिंद स्वराज के सपने को साकार किया था। तो आइए शुरू करते हैं पेशवाओं के बारे में अध्ययन करना। पेशवाओं का जो काल है मुख्य रूप से वो 1713 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी जो नेपथ्य में, इसके बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से ये देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद मुख्य रूप से कमजोर मुगल बादशाहों का काल आता है और बहादुर शाह जो प्रथम होते हैं वो मुगल बादशाह बनते हैं, लेकिन उन्हें हटाकर फर्रुखशियर को किस प्रकार से मुगल बादशाह बनते हैं। और लगभग 1713 से लेकर और 40 के बीच में अनेक मुगल बादशाह हमें दिखाई देते हैं और सभी वो कमजोर हैं। तो इसका फायदा उठाकर पेशवाओं ने संपूर्ण भारत पर एक साम्राज्य स्थापित किया था। शिवाजी की पृष्ठभूमि की बात करें पेशवाओं की, तो ये अष्टप्रधानों में से एक प्रमुख व्यक्ति थे। सबसे प्रमुख जो हुआ करते थे शिवाजी के अष्टप्रधान, उनमें पेशवा होते थे। हालांकि शिवाजी के समय वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि शिवाजी का जो व्यक्तित्व था उसके सामने ये उतनी शक्ति इकट्ठी नहीं कर पाए। इसके बाद शिवाजी के जो कमजोर उत्तराधिकारी थे उनकी वजह से ये सत्ता पर अधिकार करने में सफल रहे, और विशेषकर जो शाहूद थे उनके समय इनकी शक्ति का उत्थान हम देखते हैं। और मुख्य रूप से जितने पेशवा हुए उनमें हम मुख्य रूप से दो पेशवाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो बालाजी विश्वनाथ के बारे में और दूसरे हैं बाजीराव प्रथम के बारे में, जो बहुत ही प्रसिद्ध पेशवा माने जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम, इन दो पेशवाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ की, जिन्होंने 1713 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक शासन किया है, या उनका जो शासनकाल ये माना जाता है। दोस्तों, इस समय जो सैयद बंधु थे, याद रखिए सैयद बंधु जो हैं वो इतिहास में एक तरह से राजा के निर्माता शासक निर्माता माने जाते हैं दिल्ली की राजनीति में, विशेषकर क्योंकि जो मुगल उत्तराधिकारी थे वो कमजोर हो गए थे और उनको मुगल शासक बनने के लिए विशेष सैयद बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उस समय इनका उत्थान होता है बालाजी विश्वनाथ का। इन दोनों सैयद बंधुओं के नाम आप याद रखिए, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। मराठा मुगल संधि इन्हीं के समय, सैयद बंधुओं के समय ही एक मराठा और मुगल संधि होती है, विशेषकर बालाजी विश्वनाथ के समय ये संधि होती है। बहुत महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है, ये मराठाओं का मैग्ना कार्टा माना जाता है, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि। मुगल मराठा जो संधि 1719 में हुई है उसमें बालाजी विश्वनाथ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये जो संधि आगे की जो पूरी राजनीति, आगे का जो मराठा और मुगलों का जो संबंध है उसे तय करती है पूरी तरह से। ये तो याद रखें, मराठा मुगल संधि कब हुई? 1719 ईस्वी में। इस संधि की शर्तें क्या थी? देखिए, ये संधि अगर मुख्य रूप से देखें तो सैयद बंधुओं और बालाजी विश्वनाथ के बीच हुई है। हालांकि शाहू भी इस समय छत्रपति हैं, लेकिन उनकी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। इस पूरी संधि में बालाजी विश्वनाथ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं। इस संधि की जो प्रमुख शर्तें हैं वो हैं, पहली शर्त की अगर हम बात करें तो इस संधि में कहा गया था कि मुगलों द्वारा शाहू को सब प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जो शिवाजी के स्वराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी दोस्तों ये, क्योंकि जो हिंद स्वराज की जो बात शिवाजी करते थे वो सपना यहाँ साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा था कि वो खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक के मराठों द्वारा हाल ही में जीते गए प्रदेश भी उनका अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी जितने प्रदेश मराठों ने उसके बाद जीते थे उन पर भी मराठों का अधिकार मान लिया जाएगा।
इसके अलावा इसकी तीसरी शर्त की बात करें इस संधि की, तो मराठों को दक्कन के 6 प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूल करने की अनुमति दे दी जाएगी। याद रखिए, चौथ और सरदेशमुखी कर जो है वो शिवाजी ने शुरू किए थे वसूल करना। तो ये भी देख रहे हैं कि दक्कन के जो 6 प्रांत हैं प्रमुख, उनमें भी एक तरह से मुगल इस बात के लिए राजी हो गए कि वहाँ उनको चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार वहाँ मिल जाएगा। चौथ के बदले उन्हें 15,000 मराठा सैनिक मुगल सम्राट की सेवा में रखने होंगे, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जा सकती। और जो चौथी इसकी शर्त है संधि की, वो है दिल्ली में नजरबंद साहू की माता यसुबाई और उनकी जो पत्नी सहित मराठा राज परिवार के सदस्यों को मुक्त कर दिया जाएगा। औरंगजेब ने जितने भी राज परिवार के लोगों को, मराठा राज परिवार के लोगों को बंदी बना लिया था, उन सबको इस संधि के बाद रिहा कर दिया गया। तो ये जो संधि है ये मुख्य रूप बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है मराठा साम्राज्य की स्थापना, और इसमें बालाजी विश्वनाथ का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं। अब इस संधि के परिणाम क्या निकले? संधि के परिणाम ये निकले कि जो उस समय फर्रुखसियर जो शासक था इससे पहले, उसे हटा दिया गया। किसकी सहायता से? इन पेशवाओं की सहायता से उसे हटा दिया गया, और उसकी जगह रफ़ी-उद-दर्जात को नया मुगल सम्राट बनाया गया। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण संधि है, इसने मुगल बादशाह तक को बदल दिया। तो ये फर्रुखसियर को हटाकर उसे रफ़ी-उद-दर्जात को शासक बनाया गया, मुगल बादशाह बनाया गया। दूसरे इसका परिणाम ये निकला कि मुगल मराठा संधि की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद ये जो नया बादशाह बना है उसने इस पूरी संधि को मान्यता दे दी। इसके अलावा जो तीसरा परिणाम इसका निकला वो था दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी करों की वसूली का अधिकार भी पूरी तरह से मराठों को दे दिया गया। एक तरह से उनको राजस्व प्रदान कर दिया गया, उनको राजस्व प्राप्त करने का अधिकार इस संधि के माध्यम से दे दिया गया। इसी वजह से, इस पूरी संधि की सफलता की वजह से हम देखते हैं कि जो बालाजी विश्वनाथ है उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। याद रखिए, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। और पहले संस्थापक कौन है? शिवाजी हैं इसके पहले संस्थापक, और दूसरे हैं बालाजी विश्वनाथ। तो इस प्रकार हमने बालाजी विश्वनाथ के बारे में, जो पहले पेशवा थे, जो पहले शक्तिशाली पेशवा थे, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे बाजीराव प्रथम। अगर वो पहले शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पेशवा माने जाते हैं और मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध अगर हम बात करें कोई पेशवा थे तो वो थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, जिनका जो शासनकाल है वो 1720 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक माना जाता है। ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इनका एक प्रसिद्ध, जब ये पेशवा बनते हैं तो ये अपने जो छत्रपति हैं शाहू, उनके सामने एक वाक्य कहते हैं, उनकी प्रसिद्ध कथन है उनका कि हमारे लिए यही समय है। ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाता है दोस्तों, उनका जो वाक्य है। तो याद रखिए, वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा हमारे लिए यही समय है कि हम विदेशियों को देश से निकाल कर कीर्ति प्राप्त कर लें। हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। काफी प्रसिद्ध वाक्य कई बार पूछा जाता है यहाँ से, कई बार हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। तो ये मुख्य रूप से जो उनकी उक्ति है, उनकी जो कथन है, ये उनका मुगल साम्राज्य के लिए कहा गया कथन है। वो कह रहे थे कि अब वो समय आ गया है जब हमें अपने देश से विदेशियों को निकाल कर बाहर करना, यानी मुगलों को निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। और एक तरह से ये सूखा वृक्ष उन्होंने किसे कहा? ये मुगलों को कहा है। और जो बाकी जो उनके जो और राज्य थे मुगलों के, वो अपने आप शाखाएं जो है उसके लिए शब्द यूज किया गया है। तो ये जो कथन है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को, उनके साम्राज्य विस्तार की नीति को दिखाता है। और इस वाक्य को सुनकर जो छत्रपति थे उस समय शाहू, उन्होंने क्या कहा? देखिए, उन्होंने कहा तुम मराठा पताका को हिमालय की चोटी पर फहरा दोगे, तुम वास्तव में एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। इनके पिता, आपको बताया बालाजी विश्वनाथ थे, वो भी एक योग्य पिता थे, तो योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। तो इन दोनों ही कथनों से हमें लगता है कि जो मराठा थे तो वो साम्राज्य विस्तार के लिए कितने उस समय उत्सुक थे। अगर हम बात करें बाजीराव प्रथम की उपलब्धियों के बारे में, तो सबसे पहले उन्होंने जो पहली उपलब्धि थी वो 1724 ईस्वी में उन्होंने मालवा को विजित कर लिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है वो है जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ उनकी मित्रता। एक तरह से उन्होंने राजपूतों के साथ गठबंधन तैयार कर लिया, क्योंकि राजपूत जो थे वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे, वो काफ़ी वीर योद्धा माने जाते थे। इसलिए उन्होंने एक तरह से राजपूतों के साथ ये संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। जैसे जिस तरह का मैत्रीपूर्ण संबंध शिवाजी ने स्थापित करने का प्रयास किया था, उसी प्रकार के संबंध बाजीराव प्रथम ने भी राजपूतों के साथ स्थापित किए। इसके बाद पेशवा निजाम संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण। दक्षिण भारत में अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति उस समय थी तो वो था निजाम। तो निजाम का साथ इनका संघर्ष स्वाभाविक था। तो ये काफ़ी लंबा संघर्ष चला इनका, और अंततः इस संघर्ष में मराठाओं की विजय होती है। तो पेशवा निजाम संघर्ष की बात करें तो इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि निजाम जो था वो 1719 की जो संधि हुई थी, अभी हमने संधि के बारे में पढ़ा, 1719 की जो संधि थी
मराठों और मुगलों के बीच, उसको ये मान्यता नहीं दे रहा, उसका बार बार उल्लंघन कर रहा था वो। इसके अलावा वो शाहू के स्थान पर वो संभाजी जो थे उनका समर्थन कर रहा था छत्रपति के रूप में, ये भी एक बड़ा कारण। तीसरा कारण था कि वो दक्कन पर अधिकार करने की उसकी महत्वाकांक्षा, जबकि दक्कन पर पूरी तरह से मराठों का आधिपत्य था और बार बार वो कोशिश करता था कि मराठों के खिलाफ सैनिक अभियान करता था, तो दक्कन में उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो भी एक प्रमुख कारण थी दोनों के बीच संघर्ष का। अब उनके बीच एक युद्ध होता है जो सब मार्च 1728 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसमें निजाम की पराजय होती है, और उन दोनों के बीच एक संधि होती है जिसे मुंगी सिवगांव की संधि कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है ये मुंगी सिवगांव की संधि। पहली संधि जो कि मुगलों के साथ की थी पेशवाओं ने 1719 में, वो महत्वपूर्ण है। दूसरी जो संधि है वो निजाम के साथ दक्षिण के लिए की गई है, मुंगी सिवगांव की संधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। तो दो संधियों को आप जरूर याद रखें पेशवाओं के शासनकाल में, एक तो मुगल मराठा संधि 1719 जिसे मेघना कार्टा कहा जाता है, और दूसरी जो संधि है वो मुंगी सिवगांव की संधि है जो कि निजाम के साथ की गई थी बाजीराव प्रथम के समय। अब इस संधि की शर्तें बात करें, हमेशा याद रखिए युद्ध के बाद कोई संधि होगी, संधि की कुछ शर्तें होंगी, वो आपको हमेशा याद, परीक्षा में पूछी जा सकती है, उन्हें आप ढंग से याद करें। और संधि की शर्तें कोई अलग तरह से नहीं होती, जो शासक इसमें जीतता है उसके पक्ष में वो संधि की शर्तें होती है, तो याद करना भी काफी आसान होता है। तो पहली शर्त की अगर हम बात करें तो निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर, निजाम ने संभाजी को एक तरह से उनका समर्थन देना उनको बंद कर दिया और शाहू को एक तरह से उन्होंने छत्रपति स्वीकार कर लिया और उन्हें पहनला भेजकर स्वीकार कर लिया। तो संभाजी को एक तरह से पूरी तरह से मान लिया गया कि जो उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था मराठों के बीच, एक तरह से यहाँ हमें वो खत्म होता हुआ दिखाई देता है एक बार तो। दूसरा इसकी जो इस संधि की शर्तें हैं वो है छीने गए जो मराठा प्रदेश थे वो मराठा कैदियों को छोड़ दिया गया। तो जो निजाम ने कुछ प्रदेश हथिया लिए थे, छीन लिए थे मराठों के, तो वो उसने छोड़ दिए। इसके अलावा मराठा कैदियों को भी उसने छोड़ने का निर्णय लिया। इस संधि की तीसरी शर्त की बात करें तो 1719 में जो संधि हुई थी मराठों और मुगलों के बीच, उस संधि को भी इसने मान्यता दे दी और उसके अनुसार इसने चौथ व सरदेश मुखी कर की वसूली का अधिकार को भी मान्यता दे दी दक्षिण भारत के अंदर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इस संधि का, याद रखिएगा। तो चौथी बात जो संधि में हुई है वो है पेशवा ने प्रतिज्ञा कर ली कि वह निजाम के प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेगा। अब पेशवा ने अपनी तरफ से कहा कि भाई हम आपके प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेंगे, और निजाम ने मराठों के उत्तरी भारत पर आक्रमण में तटस्थ रहना स्वीकार कर लिया। और निजाम ने भी कहा कि उत्तरी भारत में जो आप आक्रमण करेंगे हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार इस संधि की प्रमुख शर्तें हमने देखी। दो संधियां याद रखी, 1719 की संधि और मुंगी सिवगांव की जो संधि है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1728 का वर्ष है, इसमें अब जो बाजीराव प्रथम है वो मालवा और बुंदेलखंड के प्रदेशों पर भी अधिकार कर लेते हैं। अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को लगातार जारी रखते हुए बाजीराव प्रथम 1728 ईस्वी में मालवा और बुंदेलखंड के जो मुगल प्रदेश हैं उन पर भी वो अधिकार कर लेते हैं। और 1737 ईस्वी में वो दिल्ली कूच करते हैं। लेकिन दिल्ली कूच करने का सिर्फ उनका केवल यही था कि अवध का जो सूबेदार था उसको सबक सिखाने के लिए वो दिल्ली कूच करते हैं। हालांकि इस बात से जो मुगल सम्राट था, मुगल बादशाह था, काफ़ी भयभीत हो जाता है। लेकिन इस बीच जो बाजीराव प्रथम वो कहते हैं कि हमारा उद्देश्य आपको आपके साम्राज्य पर अधिकार करना नहीं, दिल्ली पर अधिकार करना नहीं, बल्कि हम अवध का जो सूबेदार है उसे हम सबक सिखाना चाहते हैं। इसके बाद 1738 ईस्वी 17 जनवरी 1738 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध भी एक अभियान किया गया, क्योंकि निजाम जो था वो संधि की शर्तों का बार बार उल्लंघन कर रहा था, इसीलिए उसके विरुद्ध एक अभियान किया गया और निजाम एक बार फिर पराजित हो गया है। और उसके साथ एक दूसरी संधि की गई, वो है दोरहा सराय की संधि। दोरहा सराय की संधि ये भी निजाम के साथ की गई एक प्रमुख संधि मानी जाती है। इस संधि के द्वारा मालवा तथा नर्मदा से चंबल तक के प्रदेशों पर अधिकार मान लिया गया। निजाम ने मान लिया कि मालवा से लेकर जो नर्मदा और चंबल के जो प्रदेश हैं उन पर उसने मराठों का अधिकार उसने मान लिया। इसके अलावा 1740 ईस्वी में निजाम उल मुल्क के पुत्र नासिर जंग को भी बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था। और उसके साथ एक बार फिर उसी से मुंगी जो सिवगांव की संधि थी उसकी जो शर्तें थी उस पर उससे हस्ताक्षर करवा लिए गए। तो इस प्रकार हम कहते हैं बाजीराव जो प्रथम है उसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और मुगल जो मराठा साम्राज्य थे उनकी प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ा दिया। अब इस महान व्यक्ति का जो मृत्यु, इनका बाजीराव प्रथम की जो मृत्यु है 8 मई 1740 ईस्वी में हो गई। तो इस प्रकार हमने पेशवाओं के बारे में जो अध्ययन किया है वो ये बताता है कि किस प्रकार जो सपना शिवाजी ने देखा था एक मराठा साम्राज्य स्थापित करने का, मराठा स्वराज्य स्थापित करने का, हिंदू स्वराज्य स्थापित करने का, उस स्वप्न को पेशवाओं ने साकार रूप प्रदान किया था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस पूरे भाग में आपको शिवाजी और पेशवाओं के बारे में जो आपकी जानकारी थी उसमें वृद्धि हुई होगी। आगे की कक्षाओं में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। तब तक के लिए धन्यवाद।